Hi guys, this is Shiraz Khan, and today we are going to discuss biostatistic MCQs part 2. So, when the distribution of a data is skewed, one should ideally use. जब डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है वट एवर स्क्यूड टुवर्ड पॉजिटिव और टुवर्ड नेगेटिव एंड, तो हम कौन सी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आइडियली यूज़ कर सकते हैं। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के मीडियन जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होती है। वट एवर अगर आपकी डेटा जितना भी डिस्पर्स होता है लेकिन उन्हीं की मिडल वैल्यू आपका मीडियन होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से आपका मीडियन इफेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन जब भी स्क्यूड होती है तो आप मीडियन यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मीडियन। सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाय, सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैसे डिनोट करते हैं? तो सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन आप एस से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन आप सिग्मा से डिनोट करते हैं। Z score is calculated for you have four option: chi-square distribution, standard normal distribution, t distribution and normal distribution। तो Z score हम normal distribution के लिए कैलकुलेट करते हैं। chi-square टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज्ड व्हेन, तो chi-square में हम यूजुअली एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो इसकी सिग्निफिकेंस हम मालूम करते हैं जब हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल होती है, वट एवर ये नॉमिनल होती है। तो नॉमिनल डेटा के लिए हम chi-square नॉमिनल वेरिएबल के दरमियान हम एसोसिएशन मालूम करते हैं। तो टेस्ट यूजुअली टेस्ट हम करते हैं फॉर एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। In normal distribution curve, mean of the data lie on the dash। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व है तो मीन कहाँ पर लाई करेगी? बिल्कुल सेंटर पे होगी मीन। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो मीन शुड बी ऑन द सेंटर, तो सेंटर में होना चाहिए मीन को अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास पैरामीटर मीन्स भी होती है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी होती है। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पैरामीटर फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। Which of the following is true for standard normal distribution? अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो आपका मीन क्या होना चाहिए? आपकी मीन 50, 100, 0.5 और 0 है। तो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, तो मीन शुड बी इक्वल टू 0 और सेंटर में होना चाहिए। तो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो मीन शुड बी इक्वल टू 0। When median and mode lie in the center of the curve, the distribution is known as dash। तो हम यही कहते हैं कि जब आपकी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आपकी मीन, मीडियन, मोड बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट पे होती है। तो इट्स मीन कि आपका डेटा क्या होगा? नॉर्मल ही होगा, न ये राइट की तरफ स्क्यूड होगा, न लेफ्ट की तरफ स्क्यूड होगा, न ये chi-square होगा। लेकिन जब आपकी मीन, मीडियन, मोड एक सेंटर पे लाई करते हैं तो इट्स मीन योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंटर ऑफ द कर्व में ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी प्लेस करेंगे। In 95% confidence interval, the level of significance alpha is। तो जिस तरह हमने बात की थी कि 95% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो मार्जिन ऑफ एरर शुड बी 5। अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होती है अल्फ़ा। तो इसमें अगर आप 95% कॉन्फिडेंस ले लेते हैं तो आप 1 से 95% को आप माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा? 0.05।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्टूडेंट टी टेस्ट एक्सेप्ट। तो टी टेस्ट के लिए सारे ठीक हो सकते हैं एक्सेप्ट वन के, और वो है सैम्पल साइज 30। इसमें आप इसी कंडीशन में आप टी टेस्ट यूज़ नहीं करते जब आपके पास वेरिएंस अननोन है। आप अप्रॉक्सीमेट 30 जेड लेते हैं जब आपके पास जो सैम्पल साइज या पॉपुलेशन की साइज 30 से ज़्यादा होता है। इट आल्सो यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। बाकी सारे ऑप्शन टी टेस्ट के लिए ट्रू है एक्सेप्ट द सैम्पल साइज 30 एज अनट्रू, और आप इसको करेक्ट आंसर के तौर पर ले सकते हैं। Which one the formula is used for DF degree of freedom and chi-square distribution? तो chi-square distribution में आप क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लेते हैं? तो आपके पास फार्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप chi स्क्वायर मालूम करते हैं तो आप रो से भी 1 माइनस करते हैं, आप कॉलम से भी 1 माइनस करते हैं। तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन वही है कि रो -1 और कॉलम -1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। So, when the distribution of a data is skewed, one should ideally use। जब डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होती है, वट एवर स्क्यूड टुवर्ड पॉजिटिव और टुवर्ड नेगेटिव एंड, तो हम कौन सी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो आइडियली यूज़ कर सकते हैं। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के मीडियन जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती है। वट एवर अगर आपकी डेटा जितना भी डिस्पर्स होता है, लेकिन उन्हीं के मिडल जेड स्कोर इज कैलकुलेटेड फॉर you have four option chi-square distribution, standard normal distribution, t distribution and normal distribution। तो z स्कोर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं। What is the relation between standard deviation and variance? तो standard deviation और variance के दरमियान जो relation है, variance is equal to standard deviation whole square। फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जब हम मीडियन मालूम करते हैं तो मीडियन के लिए हम डेटा को अरेंज करते हैं। बाकी मीडियन और मीन और मोड के लिए डेटा अरेंजमेंट ज़रूरी नहीं है। तो हम मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करते हैं, या तो हम असेंडिंग फॉर्म में करते हैं या डिसेंडिंग फॉर्म में करते हैं। तो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज एसेंशियल टू अरेंज डेटा एंड वट एवर इन असेंडिंग फॉर्म और इन डिसेंडिंग फॉर्म फॉर मीडियन। So this is the very first step in calculating median is arrange data। What is true for descriptive statistic? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के हवाले से कौन सा इसमें ठीक हो सकता है? तो अगर हम बी नंबर ऑप्शन की बात करें, ड्रॉ इन्फरेंसेस फॉर पॉपुलेशन, तो ये अगर आप इन्फरेंसेस की बात करते हैं तो ये हम इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक की बात कर रहे हैं। अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक में होती है। कैलकुलेशन ऑफ पी वैल्यू ये भी इन्फरेंशियल स्टेटिस में होती है। आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटस में जस्ट आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से व्हाट इज द ट्रू फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक? ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा। द एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे जो एरिया होती है वो 1 के बराबर होती है। बोथ साइड वट एवर मीन के इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों 0.5 के बराबर होता है। तो दोनों को हम मिलाकर ये पूरा एरिया 1 के बराबर होता है। नेगेटिव जेड स्कोर शो दैट, नेगेटिव जेड स्कोर मिसाल के तौर पर मीन से जो आपकी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड पे है, बिलो है, तो इट्स मीन आपका डेटा स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड है और आपका जेड स्कोर नेगेटिव होगा। तो जब आपका जेड स्कोर नेगेटिव होगा तो योर ऑब्जर्वेशन विल इज बिलो टू मीन। मीन से क्या होंगे? बिलो होंगे, लेफ्ट साइड पे होंगे। हाय गाइस, दिस इज शिराज खान and today we are going to discuss by statistic MCQs part 2।
जेंडर, एज, क्लास, रिलीजन, टाइप ऑफ डिजीज एंड ब्लड ग्रुप आर मेजर्ड ऑन। तो ये सारे, अगर आप इन सारे वेरिएबल्स की आप बात करें तो ये सारे आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल है जो कि हमारे पास क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव में फिर ये नॉमिनल स्केल से आप इसको मेजर करते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह की कैटेगरीज की बात आती है कि रिलीजन कौन सा है, डिजीज़ की टाइप कौन सी है, या कौन सी क्लास में है, या जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वट, तो इस टाइप के डेटा आप मेजर करते हैं क्वालिटेटिव स्केल, और जो कि स्पेशली हम उसके लिए कह सकते हैं कि नॉमिनल स्केल में आप मेजर कर सकते हैं। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो, कौन से जो आपके मेजरमेंट स्केल जो है ना वो जीरो, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो होता है, और ये इंटरवल में होता है। क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डेटा में जब आप इंटरवल की बात करें तो इंटरवल में जीरो जो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो होती है। तो दिस करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंटरवल। The variable which is influenced by the intervention of the researcher is called, तो रिसर्चर कौन सा वेरिएबल इन्फ्लुएंस करता है? आपके पास ऑप्शन में डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो वेरिएबल जो रिसर्चर इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी रिसर्च में उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। The statistical approach which helps the investigator to decide whether the outcome of the study is a result of a factor planned within the design of the study are determined by chance is called। आप जो आउटकम आप स्टडी कर रहे थे तो आप ये इन्वेस्टिगेटर ये देखता है कि जो आउटकम आया है या जो फैक्टर हमने प्लान किया था उसी से आया है या बाय चांस आया है। तो इट्स मीन यू आर स्टडिंग इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बिकॉज यू आर रिलेटिंग द फैक्टर विद आउटकम। जब आप आउटकम और फैक्टर की एसोसिएशन देखते हैं तो इट्स मीन यू आर डूइंग इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Which of the following method is a form of graphical presentation of data? Graphical presentation of data में कौन सा वाला मेथड आपके पास डायग्राम ठीक होता है? तो जब आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करते हैं तो द बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है हिस्टोग्राम। All of the following are measure of central tendency except, सारे आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एक्सेप्ट वन के। तो मीन बिल्कुल आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड बिल्कुल आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएंस जो है ये आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट वेरिएंस। वेरिएंस आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। A measure of central tendency influenced by extreme score and skew distribution is, तो as we have already discussed in the previous MCQs के जो extreme value या skew data से जो इफेक्ट नहीं होता है, मीडियन इससे इफेक्ट नहीं होता है, मूड इससे इफेक्ट नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी में। बाकी रेंज हमारे पास बिल्कुल सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन और मूड इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर इससे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी में स्क्यू डेटा या एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इफेक्ट होता है तो मीन होता है। अगर आप मीन में से कोई एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपकी मीन में बिल्कुल ज़्यादा असर पड़ता है और इफेक्ट हो सकता है। A measure of central tendency in which calculated by the number arranging in numerical order, तो जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया है कि वही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसके लिए आपने डेटा को अरेंज करना है, एक अरेंजिंग फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर में लिखना होता है, तो आपने मीडियन के लिए करना है। तो वही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसके लिए आपने डेटा को अरेंज करना है वो होता है मीडियन। The proportion of observation fall above the median is, तो मीडियन के ऊपर जो आपकी ऑब्जर्वेशन फॉल करती है कितने परसेंट करनी चाहिए? जो मीन के ऊपर हो या मीडियन के ऊपर हो तो ये कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, 50 परसेंटाइल होनी चाहिए। The indice is used to measure variation or dispersion among score or all except, तो वही बात है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम जो मेजर करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं एक्सेप्ट वन के। तो रेंज आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, वेरिएंस आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, एक्सेप्ट मीन जो कि सेंट्रल टेंडेंसी है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन मीन होना चाहिए कि मेजर वेरिएशन और डिस्पर्जन अमंग स्कोर आर ऑल एक्सेप्ट मीन।
A statistic which describes the interval of score bounded by 25 and 75 percentile rank is dash। तो वही स्टेटिस्टिक जो आपके 25 और 75 परसेंटाइल के दरमियान डेटा को इंटरवल को आप इस पर डिस्क्राइब करते हैं, तो ये कौन सा होता है। तो जिस तरह हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की थी, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने पहले डेटा को क्वार्टाइल में डिवाइड करना है। क्वार्टाइल मीन कि आपने डेटा को इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 25%, 50%, 75% और 100%। तो 25% पे आपके पास क्वार्टाइल नंबर 1 आता है, 50% पे आपके पास क्वार्टाइल नंबर 2 आता है, और 25% पे आपके पास क्वार्टाइल नंबर 3 आता है, और 100 तक 4 होता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला है कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 3 आपका प्लेस करता है 75% पे, और क्वार्टाइल 1 आपका प्लेस करता है 25% पे। तो जब आप 75% से 25% को माइनस करते हैं, तो आपके पास 25 से लेकर 75 के दरमियान जो डेटा है वो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। A measure of dispersion of a set of observation in which it is calculated by the difference between the highest and the lowest value produce is called। तो जब हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के दरमियान वो डिफरेंस देखते हैं और ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो एब्सोल्युटली हमारे पास रेंज आता है। रेंज का फार्मूला है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में प्लेस करता है। द मीडियन वैल्यू इज द, तो जिस तरह हमने बात की है कि मीडियन की वैल्यू आपके कौन से परसेंटाइल में होती है, तो 50th परसेंटाइल आपके जो होता है वो मीडियन होता है।